नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 व 12 में जो चलती है वो बुक। आदिकाल। आदिकाल सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 माना जाता है। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्य द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया है, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी ये नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए हैं, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से ये सदैव विजयी रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की धारा प्रभावित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान करती है। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जनसमूहों को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं, तो भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों को पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुरसुरी सम सब कर हित होई बताया जाता है। ये लाइन तुलसी जी की है, बालकांड से ली गई है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान, फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए, तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी फारस भाषा में शब्द की प्रथम स ध्वनि को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस एक हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यहाँ शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज ये इंडिया समस्त भारतवर्षों का सूचक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तन होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। ये दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई, और दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई। ये लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुआ और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुआ, जिसका समय पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और जातक कथाओं की रचना हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक, दूसरा लौकिक, अर्थात बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगती है। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है, तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक का रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचे गए।
प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से ये पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति बिगड़ना आना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द जो प्राकृत भाषा का है, गाहा एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ है, उसे अवट भाषा कहने लगे। और दोहा, जैसे गाथा शब्द प्राकृत भाषा का गाहा और दोहा शब्द दुहा के रूप में परिवर्तित हो गए। दोहा शब्द अपभ्रंश भाषा का है। अपभ्रंश के समय देशी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषाओं का भी अभ्युदय हुआ, उसे अवट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी, पहली कीर्तिलता, दूसरी कीर्ति पताका। ये दोनों अवट की कृतियां हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे देसिल बहना सब जन मीठा, ते तेषण जपो अवट्टा। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों बोलियों से हिंदी का उद्भव हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर कर आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना अपनी उसमें लोक भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। ये इम्पोर्टेंट है, 12वीं सदी में ये लिखा गया था। किंतु हेमचंद्राचार्य ने से पूर्व ही सिद्धाचार्य ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। हिंदी अपभ्रंश के आंचल में बड़ी थी अपभ्रंश भाषा। आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद, ये इम्पोर्टेंट है, में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश व प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बंट गया है। प्रथम पश्चिमी हिंदी, द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखो तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश अर्थात शोरसेनी अपभ्रंश पेशाची, ब्राचंड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषा जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है वह शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं व बोलियां देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है सारा। शोरसेनी पश्चिमी हिंदी, इसकी है बोलियां आपकी खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका सूत्र है ABC। राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये सब आती है। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इन बोलियों का वर्णन। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।